हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम सॉल्व कर रहे थे CAPF 2023 का पेपर यूपीएससी का। और हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे आईएएस प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन वो टॉपिक हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं थ्रू द फ्लो चार्ट, या फिर और भी PYQ जैसे CDS में आए हुए हैं, या फिर CAPF में आया हुआ है, या जियो साइंटिस्ट में आया है उस टॉपिक से। तो सारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने 24 या 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो उसके आगे का सॉल्व करते हैं। और आपने फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम पूरा मैप वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, या फिर शॉर्टकट सब कुछ अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। और अगर मैं हमेशा ये वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो आप बंद कर दीजिए, बस आप ये PDF पढ़ लीजिएगा। अराउंड मैंने 8 to 9 आवर्स लगाए हैं इस PDF को बनाने में, ऐसे मैप को इंक्लूड करने में। और एक एक मैप से 4 4 5 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये इग्नोर नहीं कर सकते। आप जस्ट टेलीग्राम पे चाहिए, नहीं ज्वाइन करना है टेलीग्राम मत ज्वाइन कीजिए। वहाँ से PDF उठाइए और आप उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए बस, ठीक है। तो हम अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ हम 25 से स्टार्ट करते हैं, 24 तक नेक्स्ट वीडियो में हो गया था। ओके, तो 25 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 25 में ये कह रहा है कि द फोकस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यूपीएससी मतलब 5 ईयर प्लान स्टॉप हो गया हमारा 2017 में। 12th 5 ईयर प्लान जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2017 में समाप्त हो चुका है। ओके, बट अभी तक उसका जो इफेक्ट है यूपीएससी को है, वो भूला नहीं जा रहा है यूपीएससी को। और इसलिए यूपीएससी अभी भी पूछ रहा है। और हमारे आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछता है, CDS में भी पूछता है, मतलब सारे एग्जाम में भी 5 ईयर प्लान आ रहे हैं। तो हमको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि हम जाकर 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट कि सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द Mahalanobis objective, and that was the rapid industrialization with emphasis on the development of basic and heavy industries। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा किस में था? एग्रीकल्चर पर फोकस था। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे था? इंडस्ट्री पर। फोर्थ 5 ईयर प्लान किस पे था? गरीबी हटाओ पर था। ओके, तो ऐसे आपको सब कुछ पता होना चाहिए। 12th 5 ईयर प्लान किस पे था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर था। ओके, एंड 11th 5 ईयर प्लान रैपिड ग्रोथ पे था, रैपिड ग्रोथ विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आप ये पढ़ेंगे जाकर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाय शेयर इन अ ब्रिटिश कार कंपनी। मतलब एक इंडियन का रेसिडेंट है, वो शेयर बाय करता है ब्रिटिश कंपनी में, ठीक है। ओके, तो कह रहा है दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन। देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर वी नो दैट इज अ कैपिटल पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, ये कैपिटल का पार्ट होता है। ये हमको पता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, ये तो पता ही होगा ना। तो ये बाइंग एंड सेलिंग जो है वो कैपिटल का पार्ट है। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ये रिफ्लेक्ट होगा ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड बट नॉट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको पता है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है। और करंट अकाउंट में जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विस आते हैं कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में शेयर आता है। और यहाँ शेयर की बाइंग सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो नहीं जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों पार्ट होते हैं, कैपिटल भी होता है, करंट भी होता है। तो उस हिसाब से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो शो करेगा, बट नॉट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। यस, इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर NCERT के डिफिनीशन से जाएं तो ओनली गुड्स आते हैं, और अगर जनरल डिफिनीशन से जाएं तो गुड्स एंड सर्विस दोनों आते हैं। बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर कैपिटल अकाउंट में आता है, और कैपिटल अकाउंट पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का।
तो इस हिसाब से ये सही होगा और बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं शो करेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, और वहाँ पर शेयर की बात हो रही है, शेयर मतलब इक्विटी, और इक्विटी तो किस में आ गया, कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कैपिटल अकाउंट इन टर्न किस में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था कि करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट देख लो क्या होते हैं, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विस, तो ये सब करंट अकाउंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे गिफ्ट हो गए, रेमिटांसेस हो गए, ग्रांट्स हो गई, दीज आर ऑल आर करंट अकाउंट पार्ट। सो ये सब आप याद रखना। ऑफिशियल ट्रांसफ़र है मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट के कौन होते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस जो आता है, असिस्टेंस, या फिर कमर्शियल बोरिंग हो गई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, या आईएमएफ से जो मतलब पैसा लेते हैं वो भी कैपिटल अकाउंट का। फिर डिपॉजिट जो होता है फॉरेनर का इंडिया में, तो ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपको शायद क्लियर हो गया हो। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच, 1 मिनट, हाँ 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर मतलब जो बहुत फ्रिक्वेंटली डाटा रिलीज करते हो इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जो बहुत फ्रिक्वेंट डाटा को शो करते हो। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन का डाटा जो इंडियन इंडस्ट्री में है वो मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, और ये शो करता है कि अगर जैसे पावर कंजम्पशन इंक्रीज हुआ इंडस्ट्री में, तो इट शो दैट द प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रीज लेवल और मैन्युफैक्चरिंग लेवल, 1 मिनट, इग्नोर द एनी वॉइस विच आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो पावर कंजम्पशन होता है वो मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, और जब मंथली बेसिस पे अगर पावर कंजम्पशन इंक्रीज हुआ तो इट शोज दैट कि जनरली द प्रोडक्शन इन द इंडियन इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज्ड। ओके, तो यस इट इज अ फ्रिक्वेंट डाटा। फिर कह रहा है कि आईआईपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है वो भी मंथली बेसिस पे इंक्रीज मतलब मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, एंड इट्स आल्सो शो दैट द प्रोडक्शन इन द इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड so it is also correct. So these are the two which shows the economic health of country in the frequent मतलब in the short term period. Okay, और थर्ड कह रहा है कि 10 years गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड। भाई ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, ये फ्रिक्वेंट डाटा कैसे हो गया, तो थर्ड हमारा इनकरेक्ट। जैसे थर्ड हमारा इनकरेक्ट, ये गया और हमको पता है 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो बी आर करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको जो 26 नंबर क्वेश्चन था और 28 में सिमिलरिटी नहीं दिख रही, सिमिलरिटी है, केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा ट्विस्ट अलग है। अभी देखते हैं। ये कह रहा है कि कोई इंडियन सिटीजन है, वो अब्रॉड में किसी भी कंट्री में मान लो इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट कैसे, गवर्नमेंट से मतलब कैसे करेगा, वो शेयर से करेगा, सिक्योरिटीज बॉन्ड से करेगा। ओके, तो इससे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है, कह रहा है कि डिविडेंड मिलेगा, तो वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसके रिगार्डिंग ये पूछ रहा है। तो कह रहे हैं फर्स्ट है कि हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। भाई इंडिया जो इंडियन सिटीजन है उसने अब्रॉड इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ अब्रॉड जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की जीडीपी में वही काउंट होता है जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ हो। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड कह रहे हैं हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम। यस, एनी इनकम अर्न बाय द इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम एक्सक्लूडिंग द ट्रांसफ़र पेमेंट।
तो ये बी इज अभी तक तो करेक्ट है। फिर कह रहे हैं बट नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी, यस, तो बी इज करेक्ट। ओके, सी भी देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। सी कह रहा है हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ बोथ इंडिया जीडीपी, का तो पार्ट होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं हर इनकम इज नाइदर, तो मतलब ये भी गलत हो जाए क्योंकि नेशनल इनकम का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा बी है, ये याद रखना। ओके, तो और नेशनल इनकम क्या होता है, व्हाट इज नेशनल इनकम, ये भी देख लीजिए अभी। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मत याद रखना क्योंकि 2015-16 में चेंज हो गया है। अब हम लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड इट इज इक्वल टू, मतलब जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये कुछ पीवाईक्यू है देखते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसी को पीआईक्यू में कैसे पहले भी पूछ रखा है वो देखेंगे। तो पहले हम 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द आरबीआई, मतलब कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज किया गया, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल बी इंक्रीज। हम ये तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता ही होगा अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हो तो कि अगर एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ये इंक्रीज हो, ये डिक्रीज होता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, और जब ये इनके एसएलआर सीआरआर इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा स्टेटमेंट, सी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ सीआरआर डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, जो सीआरआर है ये स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट किसके अंडर, तो आरबीआई एक्ट के अंडर, ठीक है। और जो एसएलआर है वो भी एक स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है, वो किसके अंडर है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर है। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके ओके, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द एसिड रेन्स। तो मेन कॉज ऑफ एसिड रेन दे हैड आस्क इन दिस। ओके, तो हम देखते हैं द सन कॉज हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई ये कॉज है एसिड रेन का, इट इज नॉट, इट इज ए बेग स्टेटमेंट। ओके, फिर कहते हैं द बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, यस इट इज करेक्ट। ओके, तो द मेन कॉज ऑफ द एसिड रेन इज, हम वी नो दैट कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब हम दिखाते हैं कि इस पे पहले क्वेश्चन यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है। यहाँ आ जाइए आप, ये देखिए, ये यूपीएससी का आपका 2022 का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा है इन्होंने। इन्होंने पूछा है कि एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द इन इन्वायरमेंट इज कॉज एसिड रेन। तो हमको मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये यूपीएससी का पेपर है, कंफ्यूज मत होना। फिर और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर देखिए, ये भी हमारे यूपीएससी का 2014 का पेपर है, ठीक है। 2014 का पूछा है व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ द मीथेन हाइड्रेट। तो ये भी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट। तो मीथेन हाइड्रेट होते क्या है, ये मीथेन हाइड्रेट ऐसे मीथेन डिपॉजिट है जो आप मतलब सिंपल वे में समझ सकते हो कि जो ओशियन का सरफेस है वहाँ पर ये एक्यूमुलेटेड है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज होगा तो कहते हैं माइट, यहाँ पर देखिए माइट ट्रिगर द रिलीज, मतलब ये बाहर आ सकते हैं। तो यस इट इज करेक्ट। ओके, फिर सेकंड कह रहे थे लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर सी फ्लोर, यस इट इज आल्सो करेक्ट।
मैंने जैसे बताया कि वो सी फ्लोर पर, यहाँ पर सी सरफेस पर पाए जाते हैं मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट। फिर कह रहे हैं मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू। ये कह रहा है मीथेन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को आफ्टर या डिकेड और टू। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें ऑल ऑफ दी अबव ये आप मतलब देख लीजिए, पीवाईक्यू ही था यूपीएससी का जो था, पीवाईक्यू ये है यूपीएससी का हमारे पार्ट 1 का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यूपीएससी ने एसिड रेन के बारे में 2013 में भी पूछा, मतलब 2022 में पूछा, 2013 में पूछा। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाई, तो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ये यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर देखिए यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट पे फिर एक क्वेश्चन और पूछा यूपीएससी ने। तो यहाँ पर इन्होंने विथ रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कॉल्ड कोल वेड मीथेन, मतलब मीथेन पर फिर से कौन, एंड सेल गैस, सेल गैस में भी मीथेन का लार्जर प्रोपोर्शन होता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि कोल वेड मीथेन जो होता है is the pure methane gas extracted from the coal seams, while shale gas is a mixture of propane and butane only, समझ रहे हो, propane and butane only that can be extracted from the fine grained sedimentary rock। भाई प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, एंड सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर गैस आर आल्सो फाउंड। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट सो फॉर नो सेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड। भाई सेल गैस फाउंड किया गया है कहाँ, कॉम्बे में हमारे, ठीक है। और कहाँ फाउंड किया गया है, हमारा आसाम में, और कहाँ पर, हमारे गोदावरी वाले बेल्ट में। तो यहाँ पर है, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों इनकरेक्ट। तो इतने क्वेश्चन हमारे मीथेन या फिर एसिड रेन से आए हुए थे और हमने सब सॉल्व किए, और हमने देखा कि कैसे रिपीट कर रहा है सेम क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बायोगैस इज कंसीडर टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, हमको पता है मीथेन होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। अराउंड 70-80% मीथेन बायोगैस में पाया जाता है, ओके। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर आप क्वेश्चन कह रहा है कि द डिप्लीशन इन एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी, 1 मिनट सॉरी, आउटसाइड की वाइस के लिए कह रहा है द डिप्लीशन इन एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू। तो ये हमको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ कॉज द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। और हमको कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी याद रखना। और कौन सा है, हेलोन्स जो होते हैं वो भी डिप्लीशन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस आर यूज इन आइदर इन द रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर। तो इन सब में इनका यूज होता है। और हमको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है। वियना कन्वेंशन ओजोन कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वियना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब किगाली अमेंडमेंट आया तो वो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर 33 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इन सब में हमारा कौन सा, ये हमें 36 नंबर क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक
दैट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। परमेबल ग्रेनाइट एक हमको पता है, जो ग्रेनाइट हो गया या बेसाल्ट हो गए, ये परमेबल नहीं होते हैं। ओके, तो हमारा ये तो परमेबल नहीं है। ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया। लाइम स्टोन, यस, इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड इट इज परमेबल, तो पी इज करेक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है 37 नंबर में कि which one of the following is the deepest inland and protected port in east coast of India। पोर्ट से तो हमको पता है 2023 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर इसका आंसर तो विशाखापट्टनम है। बट मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बार पोर्ट से क्वेश्चन पूछा यूपी। तो यहाँ पर देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। ओके, तो कामराजर पोर्ट कह रहे हैं फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, यस इट इज करेक्ट। ओके, तो ये अब याद रखना। फिर कह रहे हैं मुंद्रा पोर्ट जो है द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, यस इट इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो ये दो करेक्ट है। तो और थर्ड कह रहा है कि विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट विशाखापट्टनम नहीं है, ये हमारा मुंद्रा पोर्ट ही है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट इनलैंड वाटर पोर्ट है। और हमको ओनली वन रिवराइन पोर्ट है इंडिया में, जो कि हमारा कलकत्ता वाला है, हुगली। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। फिर हमारे CAPF में पोर्ट पे क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, कह रहे कलकत्ता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, यस इट इज करेक्ट। मैंने बताया ना कि कलकत्ता पोर्ट ओनली मेजर रिवराइन मेजर पोर्ट है। फिर कहे द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड ऑन द वेलिंगटन आइसलैंड, कोचीन पोर्ट। तो ये अब आपको एज अ इंफॉर्मेशन याद रखने की, जो वेलिंगटन आइसलैंड है वहाँ पर कोचीन पोर्ट है। फिर कह रहे हैं महाराष्ट्र है 3 मेजर पोर्ट, नहीं, ओनली तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसके पास 3 मेजर पोर्ट हैं, तो ये थर्ड इज इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। अगर आपने ये स्टेटमेंट देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट, अगर आपने 2016 का CAPF सॉल्व किया होता तो आपको डायरेक्टली हेल्प मिलती। यहाँ पर देखिए, मुंद्रा पोर्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया, देख रहे हो रिपीटिशन। तो 1, 2 एंड 4 इसका सही है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, IAS में इससे पहले भी 2009 में पूछा है कि इन इंडिया द पोर्ट आर कैटेगराइज एज अ मेजर एंड नॉन मेजर। नॉन मेजर मीन माइनर पोर्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेजर पोर्ट। यहाँ पर दहेज ऑप्शन था जो नॉन मेजर पोर्ट है। बट आपको देखना है कि पोर्ट से क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, ये भी है पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, कांडला कहाँ है, पारादीप कहाँ है। तो हमको पता है पारादीप जैसे उड़ीसा में है, ठीक है, कांडला गुजरात में है, तो और जवाहरलाल नेहरू हमारा महाराष्ट्र के में है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, जो अगर मैं कोई PYQ भूल जाता हूँ और इसमें दिया है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, ये IAS 1999 में पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन वेनेजुएला हैज बीन डेवलप्ड एज अ ऑयल पोर्ट। मराकाइबो पोर्ट जो है वेनेजुएला का ऑयल पोर्ट है। और अगर जेंजियर पोर्ट या जेंजियर ने टेंजियर पोर्ट पूछा जाए तो किसका है, मोरक्को का है। ठीक है, तो ये सब ऐसे पता होना चाहिए। सैयद पोर्ट किसका है, सैयद पोर्ट ये इजिप्ट का है। ठीक है, और इलायत किसका है, इलायत पोर्ट किसका है, ये हमारे इजराइल का है। तो ऐसे सब पोर्ट आपको पते होने चाहिए जितने न्यूज में हैं। फिर ये देखिए, फिर हमारे 2009 में CAPF में और एक बार पूछा था कि देयर आर 12 मेजर पोर्ट इन इंडिया एंड पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड हैव बीन सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ 11 of these 12 ports. Okay,
which one of the following major port has been incorporated as a company under the Indian Company Act and not administered as a port trust board? तो ये एन्नोर है आपका, ये याद रखना कि ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के अंडर नहीं एडमिनिस्ट्रेट किया जाता, ये एक ऐसा मेजर पोर्ट है जो कंपनी एक्ट के अंडर है। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आप ये सॉल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी है। इनलैंड रिवराइन वही सेम क्वेश्चन, विशाखापट्टनम डीपेस्ट, ठीक है, सॉल्व तो हो ही गया। फिर लगून तो कोच्चि पता ही है, कांडला तो टाइडल पता ही है, तो इससे आप ये फिर से वहाँ पर आप ऑप्शन चूज करोगे। फिर ये देखो यूपीएससी ने पूछा है सितवे पोर्ट पर, तो सितवे पोर्ट इज अ डीप वाटर पोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन 2016, मान लीजिए वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैं इसको एडिट कर दूंगा जब आपको पीडीएफ दूंगा। द कैपिटल ऑफ रखाइन स्टेट इन म्यांमार ऑन द बे ऑफ बंगाल। फिर कह रहा है इट इज़ लोकेटेड इन माउथ ऑफ इरावदी, नहीं इरावदी रिवर के माउथ पर नहीं है, तो 1 इज करेक्ट था इसमें, ये याद रखना। सितवे पोर्ट आपको ये इतना याद रखना है कि जो सितवे पोर्ट है वो म्यांमार में है, इतना भी याद कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 है उसको देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन है, सिंगापुर इज नोन एज अ पोर्ट ऑफ कॉल, तो ये आपको बताना है क्यों, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये से इसका जो आंसर है वो है हमारा पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब जहाँ पर सिर्फ जैसे कि ये पोर्ट है किसी ओशियन के, मतलब किसी द्वीप पर या किसी आइसलैंड पर, और जब शिप यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर फ्यूल रिफ्यूलिंग कराते हैं, यहाँ पर स्टॉप लेते हैं, उसी को पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। तो ये आपको बता दिया, अब आप सॉल्व कर लेना। फिर अब हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्रमलिन। तो ड्रमलिन जो होता है वो एक वाटर फॉर्मेशन, आप कह सकते हो कि इट इज अ, यू कैन से दैट कि इट इज अ स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड इन द ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन्स। ओके, तो आप इतना ही याद रख लेंगे कि हाँ ये ग्लेशियल जो क्या कहते हैं लैंड फॉर्मेशन, ये ग्लेशियल लैंड फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो उतना ही इनफ है। तो ग्लेशियल लैंड फॉर्मेशन, इरोजन, डिपोजिशन से क्या क्या क्रिएट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो ये आप पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा देखेंगे, ग्लेशियल लैंड फॉर्म बाय द ग्लेशियल, तो ये एस्कर देख लेंगे आप, ड्रमलिन देख लेंगे, मोराइन देख लेंगे, एंड यू विल सी द फोजॉर्ड एंड हैंगिंग वैली, ओके, एंड सर। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये भी देख लेना, बर्फ चुंड। तो दीज आर द लैंडफॉर्म व्हिच आर क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर, ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल। सो अब हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो बिजिएस्ट सी रूट बताना है जो टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन को इंक्लूड करता है। तो पहले बता रहे मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशियन सी रूट, इट इज़ नॉट अ बिजिएस्ट एंड इवन, आप ये बताइए कि मेडिटेरियन की कंट्रीज और इंडियन ओशियन के सी रूट पे कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं, कोई नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर सर ये कह रहा है कि द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, इधर यूएसए और कनाडा डेवलप पड़ जाते हैं, इसे पूरा यूरोप पड़ जाता है, तो यही सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, ओके, तो ये आप देख लेना पूरा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि यूजिंग द कोड गिवन वैल्यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग पूछा है, तो टाइप ऑफ फार्मिंग बतानी। करें द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाई इंटायरली, मतलब कंज्यूम इंटायरली मेनली बाय द फैमिली हु वर्क ऑन लैंड और टेंड द लाइव स्टॉक, ठीक है। तो मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूम करने के लिए ही करते हैं। तो फिर सेकंड कहे कि इफ़ अ स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस इट मे बी, ये मे बी है, ठीक है,
मे बी सोल्ड और बार्टर्ड। ओके, फिर कह रहे हैं इट इज़ अ जनरली स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव विथ लिटिल और नो टेक्नोलॉजिकल इनपुट। तो ऐसे जिसमें मतलब केवल कंज्यूम करने के लिए फार्मिंग किया जाए, सेल्फ सस्टेन के लिए फार्मिंग किया जाए, दैट फार्मिंग इज कॉल्ड द बी कॉल्ड द सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग जो फार्मर करते हैं ओनली फॉर द सेल्फ सस्टेन और सेल्फ कंज्यूम। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अब जाकर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग। फिर जब मैंने पोर्ट पढ़ाया था तो आपने देखा होगा यूपीएससी जो हिस्ट्री में ना बहुत सारे एंशियंट और हिस्टोरिकल पोर्ट पूछता है। तो आप ये याद रखना, जो बेरी गाजा है ना, वो कहाँ पर है? वो हमारे गुजरात में है। लोथल वाला पोर्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था? गुजरात में। भगतरवा कहाँ है? गुजरात में। सोपारा महाराष्ट्र में। मुजरिस याद रखना, ये हमारे जो केरला मतलब केरला में जो संगम पीरियड के टाइम पर यहाँ पर चोला थे, यहाँ पर पांड्या थे, यहाँ पर चेरा थे। तो चेरा का पोर्ट क्या था? मुजरिस था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ताम्रलिप्ति यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये भी पता होना चाहिए। इट इज आल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ द ईस्ट, ताम्रलिप्ति को कहते हैं। ठीक है, अब ये मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम या मैसाला जो पोर्ट था, ये किसके अंदर था? तो ये चोलाज के अंदर था। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये पोर्ट है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर यहाँ पर देखिए महाबलीपुरम, ये भी पोर्ट है, ये याद रखना। फिर ये भी बहुत अरिका मेढू, ये याद रखना, ये पांड्याज के टाइम पर पोर्ट था। तो अरिका मेढू या पोडक्कू ये पोर्ट है। फिर ये पुहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुहार और कावेरी पत्तनम ये भी याद रखना कि ये पोर्ट है। कोरकाई, ये पांड्याज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द पोर्ट था, कोरकाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इट इज अंडर द पांड्याज। एंड पुहार जो था वो किसके अंडर था? तो चोलाज के अंदर। और ये भी जो हमारा मछलीपट्टनम है, ये भी जो है ये भी हमारे चोला के अंदर आता था। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट हैं, ये पता होना चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए किसके अंडर था, वो भी याद हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने देख लिया। ओके, आप देख लीजिए, मैं अगर जैसे कि कोई सॉल्यूशन नहीं बताऊं ना बताऊं, तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सारे सॉल्यूशन जो मैंने लिखा अगर बताने लगे तो 6-7 घंटे की क्लास हो जाएगी। अब हमारा ओसीएससी के बारे में है, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप इज आर करेक्ट। तो यहाँ आप मतलब फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं द डिसीजन ऑफ और ओसीएससी आर लीगली बाइंडिंग। आप ये बताइए, जिसमें 57 स्टेट हैं, तो कह रहा है कि फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं देयर आर 57 स्टेट फ्रॉम यूरोप से भी हैं, सेंट्रल एशिया से भी हैं, अमेरिका से हैं। And this organization is for the security, so you can say for the military purpose, something like that. So it would be अगर ये legally binding हो, so all country would not be ready to sign this agreement. So ये incorrect है और फर्स्ट हमारा करेक्ट है। फिर हम देखते हैं, ये इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट। कह रहा है सेकंड कि इट ऑफर्स अ फोरम फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन डिसीजन मेकिंग in the field of early warning, conflict prevention, crisis management and post conflict rehabilitation। ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है ओसीएससी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोपियन रीजन। यस, इट इज आल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। 4 गलत था तो ये गया 1, 2 सही था, 3 कर सही था, तो 1, 2 एंड 3। ओके, फिर यहाँ क्वाड के बारे में देख लीजिए आप। क्वाड के बारे में क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वाड इज आर करेक्ट। पहले कह रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। ओके, नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस है उसमें? फ्रांस नहीं है भाई, जापान है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए था, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फिर सेकंड कह रहा है कि मेरी टाइम
कोऑपरेशन जो है इज एन इम्पोर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग द मेंबर ऑफ क्वाड। यस इट इज करेक्ट। ये जो क्वाड जब फॉर्म हुआ था तो इसका जो पर्पस है वो यही है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें किसी एक कंट्री का बिल्कुल से वो कहते हैं दबदबा ना बनने पाए। सो ऑल कंट्रीज शुड हैव अ पावर टू ट्रेड in the Indo-Pacific region and it should be free of militarization. Okay, so yes, it is correct. And indirectly, it is Quad is created to counter the China's influence in the Indo-Pacific region. तो ये आप कह सकते हैं तो 2 is correct. The Quad member formed a working group on COVID-19 vaccine. Yes, they had formed the working group on the COVID-19 to transfer the vaccine to least developed countries. तो 2 and 3 are correct, तो C are correct and 1 are incorrect. ठीक है, तो ये आपको करना था। तो आप यहाँ से क्वाड के बारे में पढ़ लेंगे, जो मैं 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी आप क्वाड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि क्वाड की जो फर्स्ट समिट हुई थी वो 2017 में हुई थी और क्वाड जो है वो रिलेटेड है मालाबार नेवल एक्सरसाइज से। तो ये 2 आप पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये याद रखना कि जो जो क्वाड है इज अ लूज ग्रुपिंग रेदर देन अ फॉर्मल अलायंस। ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, इसका कोई इवन इट डज नॉट हैव डिसीजन मेकिंग बॉडीज और सिक्रेटेरिएट, ओके, और अ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नाटो और द यूनाइटेड नेशन। तो ये इसका ना कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना कोई सिक्रेटेरिएट है, ये सब नहीं है। तो ये 2 पॉइंट, बाकी आप पूरा ये पढ़ेंगे ही। ओके, फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। ओके, सो 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि और ये पूछ रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ओके, जो कि इस्टेब्लिश हुआ अंडर द स्टेचू ऑफ, मतलब किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ है। तो याद रखना कि जो ह्यूमन राइट कमीशन हमको पता है कि इट इज एस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ओके, तो इसी के साथ आप एक बात और याद रखेंगे, जो पेरिस प्रिंसिपल है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप कहाँ से पढ़ेंगे ये, तो आप इसको पढ़ेंगे यहाँ से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, तो ये आप पूरा इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी है और जो पर्सन है वो हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चेयरमैन होगा इसका वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। यही 2 हैं जो चेयरमैन बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। फिर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो एक 6 मेंबर कमेटी होती है जिसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। ओके, एंड कौन को होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, एंड अपोजिशन का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, एंड द यूनियन होम मिनिस्टर जी होते हैं। और ये रिकमेंड करते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये पता होना चाहिए। फिर टेन्योर क्या होता है, तो ये याद रखना जो टेन्योर होता है वो 3 ईयर्स या 70 ईयर्स है। ठीक है, रिमूवल कैसे होगा, तो दे कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द चार्ज ऑफ प्रूव मिस बिहेवियर एंड कैपेसिटी इफ प्रोवाइडेड बाय इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, तो ये भी याद होना चाहिए। बाकी ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को पनिश कर सके। ओके, तो ये भी पावर नहीं, और ये भी पावर नहीं है जी कि जो यहाँ पर यू कैन से दैट कि अगर यहाँ पर उसको ये भी पावर नहीं कि जो अक्यूज्ड है उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। ओके, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, तो यहाँ पर 50
नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन नहीं है यूनाइटेड नेशन की। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, अरेबिक है। तो कौन सी नहीं हुई, जर्मन नहीं हुई। तो यहाँ पर 2 ओनली करेक्ट। और कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, रसियन है, ओके, तो ये भी पता होना चाहिए, इंग्लिश है, ये भी पता होना चाहिए। टोटल 6 लैंग्वेज हैं ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन की। तो कितने हो